बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 2 हमारा चल रहा था थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर। और थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर में हमने जो कर लिया था उसमें गैस का टॉपिक था और लिक्विड का टॉपिक था, और अब हम आ रहे हैं अपने सॉलिड के टॉपिक की तरफ। ठीक है, सॉलिड होता क्या है, सबसे पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि सॉलिड स्टेट हमारे पास कौन सी स्टेट होती है। द स्टेट ऑफ मैटर इन विच एटम, molecules or ions are held together by strong attractive forces and can move freely। तो ये कहते हैं कि हमारे पास जो मैटर है, इसके जो मॉलिक्यूल्स आइंस होते हैं, ये इतने टाइटली पैक्ड होते हैं एक दूसरे से स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से कि वो अपनी जगह से को तब्दील या मूव नहीं कर सकते। हाउएवर दे पॉजेस वाइब्रेशनल एनर्जी, ये मूव इस तरह कर सकते हैं कि बस वाइब्रेट कर सकते हैं अपनी पोजीशंस पर। इट हैज़ डेफिनाइट वॉल्यूम, इनका एक डेफिनाइट वॉल्यूम, स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है और स्पेसिफिक शेप भी होती है इनकी। ठीक है, इसी वजह से काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के पॉइंट्स को अगर हम डिस्कस करें इसके सॉलिड के हवाले से, तो सॉलिड कंसिस्ट ऑफ एटम, आयंस एंड मॉलिक्यूल। सॉलिड जो है वो एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल से मिलकर बनते हैं, और पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड आर क्लोजली पैक्ड। जो पार्ट सॉलिड के जो एटम्स, आयन और मॉलिक्यूल यानी पार्टिकल्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, एक दूसरे के करीब होते हैं ड्यू टू द इंटरमॉलिक्यूलर एंड इंटर एटॉमिक फोर्सेस। ठीक है, उनके अंदर एटॉमिक फोर्स, इंटर एटॉमिक फोर्सेस या इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं बहुत ज़्यादा होती हैं गैस और लिक्विड के मुकाबले में। द सॉलिड हैव डेफिनाइट शेप एंड वॉल्यूम, क्योंकि इनके दरमियान हाईली इस पर इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होती हैं, तो इस वजह से एक दूसरे से इतना ग्रिप करके रखते हैं कि इनकी शेप और वॉल्यूम डेफिनाइट हो जाता है। द पार्टिकल आर अनेबल टू मूव फ्रीली, जो पार्टिकल्स होते हैं ये फ्रीली मूव नहीं कर सकते। हाउएवर दे में एग्जिबिट वाइब्रेशनल मोशन, जो ये मोशन मूवमेंट करते हैं वो वाइब्रेशनल होती है। ठीक है, द पार्टिकल आर अरेंज इन फिक्स पैटर्न इन फॉर्म ऑफ क्रिस्टल लैटिस। ठीक है, जो ये पार्टिकल हैं अरेंज हो जाते हैं एक क्रिस्टल लैटिस की सूरत में। लैटिस क्या होता है, एक जाल को कहते हैं, एक जाल बना लेते हैं ये सारे पार्टिकल्स जो होते हैं सॉलिड के। द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इंक्रीज बाय द राइज ऑफ टेम्परेचर, यानी कि जो इनकी काइनेटिक एनर्जी है वो इस सूरत में बढ़ सकती है कि अगर उसका हम टेम्परेचर इंक्रीज कर दें। टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो मूवमेंट फास्ट हो जाएगी, और मूवमेंट फास्ट हो जाएगी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। बिहेवियर क्या होता है सॉलिड का, तो कंप्रेसिबिलिटी को लेके हम देख लेते हैं। कंप्रेसिबिलिटी, अगर हम कंप्रेस करें तो सॉलिड का क्या बिहेवियर होगा। तो हम ये कहते हैं कि सॉलिड पर अगर हम कंप्रेसिबिलिटी बढ़ाते हैं तो कंप्रेसिबिलिटी बढ़ाने की वजह से, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस नहीं होता हाई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से, तो इस वजह से इसमें कंप्रेसिबिलिटी ना होने के बराबर होती है। ठीक है, डिफॉर्मिटी क्या होती है, डी और फॉर्म दो अलग अलग वर्ड हैं। डी का मतलब चेंज, फॉर्म मतलब इसकी जो शक्ल, शेप होती है, शक्ल होती है वो तब्दील हो जाती है। तो आप ये जानते हैं कि अगर आप गैस और लिक्विड की जो शक्ल है या फिर जो शेप है वो तब्दील नहीं कर सकते हैं, वो उसके कंटेनर की शेप होती है। ठीक है, उनकी कोई अपनी स्पेसिफिक शेप नहीं होती है। ठीक है, अगर आप पानी के ऊपर लकीर लगाना चाहें तो कभी नहीं लगा सकते। अगर आप हवा में निशान बनाना चाहें तो आप नहीं बना सकते एक पर्टिकुलर टाइम के लिए। ठीक है, लेकिन आप सॉलिड पर थोड़ी सी फोर्स लगाकर उसकी शेप को तब्दील कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास कहलाती है डिफॉर्म करना या डिफॉर्मिटी। डिफ्यूजिबिलिटी क्या है, गैस के अंदर हमने डिफ्यूजिबिलिटी देखी थी कि जब हम स्प्रे कर रहे थे तो स्प्रे के मॉलिक्यूल जो है वो रूम के अंदर फैल जाते थे, वो गैस की डिफ्यूजिबिलिटी थी। लिक्विड की इंक की ड्रॉप हमने पानी के अंदर डाली था, जो एग्जाम्पल हमने की थी, उसमें हमने देखा था कि वो इंक जो है वो इसके अंदर फैल गई थी। और अब जो डिफ्यूजिबिलिटी सॉलिड के हवाले से कि सॉलिड सॉलिड के अंदर कैसे डिफ्यूज़ करेगा, तो सॉलिड सॉलिड के अंदर बहुत ही कम एक्सटेंट में डिफ्यूज़ करता है, बहुत ही कम हालतों में डिफ्यूज़ करता है। मैक्सिमम इसकी डिफ्यूजिबिलिटी क्या होती है, वो निग्लिजिबल होती है अक्सर हालतों में। ठीक है, मेल्टिंग क्या है, मेल्टिंग क्या है कि सॉलिड को लिक्विड फेज में आना, ये मेल्टिंग कहलाता है।
ठीक है। तो क्योंकि सॉलिड ही लिक्विड फेस में आ सकता है और कोई स्टेट नहीं आ सकती नॉर्मली मेल्ट होकर, तो हम कहते हैं जो मेल्टिंग प्रोसेस है वो क्या है कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर जो सॉलिड के मॉलिक्यूल का इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है वो तकरीबन लिक्विड के मॉलिक्यूल के इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस के बराबर आ जाए, तो वो उस सूरत में हमारे पास लिक्विड फेस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, और वो लिक्विड फेस में कन्वर्ट होना मेल्टिंग कहलाता है। और मेल्टिंग जो प्रोसेस जो उस वक्त टेम्परेचर होता है उसका, वो हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। ठीक है, यही लिखा है यहाँ पर सब कुछ इंग्लिश में कि व्हेन सॉलिड इज हीटेड एट अ सर्टेन टेम्परेचर इट स्टार्ट टू चेंज इनटू अ लिक्विड। दिस फेनोमेना इज कॉल्ड मेल्टिंग एंड दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है। सब्लिमेशन क्या है? सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें गैस लिक्विड जो है वो डायरेक्ट गैसियस फेस में चला जाता है। अब कैसे चला जाता है इसको बाद में देखते हैं, लेकिन एक नॉर्मल हालत जो होती है उसके अंदर हम कहते हैं कि सबसे पहले जो अगर गैस है तो पहले वो लिक्विड में जाएगा, फिर वो सॉलिड में जाएगा, और अगर सॉलिड है तो वो पहले लिक्विड में आएगा और फिर वो गैस में आएगा। तो इंटरमीडिएट स्टेट इसमें एक होती है, वो जो होती है हमारे पास कहलाती है लिक्विड। तो ये लिक्विड में जो ना आना और डायरेक्ट गैसियस फेस में चले जाना, ये हमारे पास सब्लिमेशन प्रोसेस कहलाता है। आपने अगर पानी की पानी से बनने वाली बर्फ़ नॉर्मली आपने देखी होगी, तो आप देखते हैं कि जब उसको हम फ्रिज से निकाल के कमरे में रखते हैं तो थोड़ी देर में वो मेल्ट होना शुरू होता है, यानी कि सॉलिड से लिक्विड में आना शुरू करता है। और उसी पानी को उठाकर जब वो मेल्ट हो जाए तो उसको अगर हम उस पर रख दें फ्लेम पर, या फिर डायरेक्ट बर्फ़ को उठा के फ्लेम पर रख दें, तो पहले वो लिक्विड में जाएगा, फिर वो गैस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा वेपर्स फॉर्म में। तो ये एक नॉर्मल प्रोसेस है हमारे पास जो मटेरियल का है, जो सब्सटेंस का है। लेकिन अक्सर हालतों में ये होता है कि जो हमारे पास सॉलिड है वो जब हम उसको फ्लेम पे रखते हैं तो या टेम्परेचर देते हैं तो वो जब इतना ज़्यादा एनर्जी गेन कर लेता है एक साथ, और एक साथ एनर्जी गेन करने के बाद डायरेक्ट किस में चले जाता है, वो गैसियस फेस में चला जाता है। तो वो हमारे उनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होती हैं अदर सब्सटेंस के हवाले से, सॉलिड के हवाले से, तो वो फ़ौरन लिक्विड में बजाय बगैर गैस में चला जाता है। तो ये प्रोसेस हमारे पास कहलाता है सब्लिमेशन प्रोसेस। ठीक है। और ऐसे सॉलिड को हम कहते हैं सब्लाइम सॉलिड्स। ठीक है। लेकिन कम्फर वगैरह जो हमारे पास हैं, काफूर की गोलियां जो आपके घर में जो आपके पेरेंट्स ने रखी होंगी कपड़ों को सेव करने के लिए, जो वाइट कलर की होती हैं, वो भी इसी की एग्जाम्पल है। कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में जो है वो सब्लाइम सॉलिड की एग्जाम्पल है। ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड, सॉलिड को हम दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है, दूसरा एमॉर्फस सॉलिड है। क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या है? क्रिस्टलाइन सॉलिड वो सॉलिड है जिसकी एक स्पेसिफिक ज्योमेट्री हो, और वो ज्योमेट्री हर पॉइंट पे, जिस डायरेक्शन में जिस पॉइंट पे आप चेक करें रिपीट हो, तो वो हम कहते हैं वो हमारे पास क्या है? क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा। लाइक दिस कि हम यहाँ देखें इस पॉइंट के ऊपर, जो यहाँ सॉलिड के इस पॉइंट पे देखें या सॉलिड के इस पॉइंट पे देखें, तो जो ज्योमेट्री यहाँ थी वही ज्योमेट्री यहाँ मौजूद है। ठीक है, कोई चेंज नहीं आया। या फिर इस ये भी क्रिस्टल का स्ट्रक्चर है, इसका ये वाला पॉइंट देखें, ये वाला पॉइंट देखें, ये वाला देखें, ये वाला देखें, हर जगह नहीं कि हर पॉइंट को अगर आप देखेंगे तो इसकी जो केमिस्ट्री है या फिर इसकी ज्योमेट्री रिपीट हो रही है, इसका स्ट्रक्चर रिपीट हो रहा है। तो ये स्ट्रक्चर रिपीट होना हमारे पास के जहाँ पर होगा हम कहते हैं वो हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होंगे। इस तरह के स्ट्रक्चर होते हैं वो। ठीक है। लेकिन अगर अमॉर्फस सॉलिड की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि ऐसे सॉलिड जिनके अंदर हमारे पास जो है वो रिपीट ना हो और उसकी कोई स्पेसिफिक ज्योमेट्री ना हो, लाइक दिस के यहाँ आप देखेंगे तो अलग स्पेस नज़र आए, यहाँ आप देखें तो अलग शक्ल नज़र आए, यहाँ देखें तो अलग शक्ल नज़र आए। लाइक इसमें भी देख सकते हैं इस पिक्चर में भी, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो अलग केमिस्ट्री है, यहाँ अलग ज्योमेट्री है, यहाँ अलग ज्योमेट्री है। इसी वजह से इसकी चारों तरफ जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होती हैं वो भी क्या होती हैं? डिफरेंट होती हैं। तो इसका स्ट्रक्चर हमारे पास कहलाता है, ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें रिपीट ना हो रही हो ज्योमेट्री, वो हमारे पास कहलाती है कौन सा? अमॉर्फस सॉलिड कहते हैं। ठीक है। डिफ्रेंशिएट किस तरह कर सकते हैं अमॉर्फस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड को? जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं बेसिकली उनकी स्पेसिफिक ज्योमेट्री होती है, रिपीट करती है इसकी ज्योमेट्री, और अमॉर्फस की सॉलिड जो हमारे पास है वो रिपीट नहीं करती है, वो डिफरेंट होती है जो ज्योमेट्री होती है हर पॉइंट पे। मेल्टिंग पॉइंट, अगर आप को पता है कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है इसका हर जो एरिया है उस पर ज्योमेट्री रिपीट हो रही है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पूरे स्ट्रक्चर में सेम होगी। इसलिए एक ख़ास मेल्टिंग, एक टेम्परेचर आने के बाद पूरा का स्ट्रक्चर एक साथ मेल्ट हो जाएगा, वो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर एक साथ मेल्ट होता है। तो इसलिए कहते हैं इसका जो मेल्टिंग पॉइंट मिलता है वो शार्प मेल्टिंग पॉइंट मिलता है। मिसाल के तौर पर अगर आप किसी सॉल्ट को या किसी और चीज़ को, किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड को आप मेल्ट कर रहे हैं,
तो जैसे ही अगर उसका 92.2 डिग्री सेंटीग्रेड मेल्टिंग पॉइंट है तो 90 पे वो मेल्ट नहीं होगा, 90.1 पे भी मेल्ट नहीं होगा, लेकिन 92 जैसा आएगा तो पूरा स्ट्रक्चर एक साथ क्या हो जाएगा, मेल्ट। तो इसको कहते हैं हम शार्प मेल्टिंग पॉइंट। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता क्योंकि इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हर पॉइंट पे डिफरेंट होती है, इसीलिए पूरा स्ट्रक्चर जो है वो एक साथ मेल्ट नहीं होता। तो हम कहते हैं इसके अंदर शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं मिलता, इसमें हमारे पास एक रेंज मिल जाती है। मिसाल के तौर पर 90 से कोई चीज़ मेल्ट होना शुरू होगी, 95 94 तक वो मेल्ट होती चली जाएगी, स्पेसिफिक शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं मिलता। क्लीवेज प्लेन की बात करें तो हम ये कहते हैं कि जब हम किसी भी स्ट्रक्चर को देखें तो हमारे पास उसको हम 180 डिग्री पर घुमा कर देखें तो हमारे पास जो है उसका स्ट्रक्चर रिपीट हो, या फिर हम इस तरह कह सकते हैं क्रिस्टलाइन क्लीवेज क्या है कि हम किसी स्ट्रक्चर को तोड़ दें, किसी क्रिस्टल को तोड़ें और तोड़ने के बाद हमें दोनों साइड पर जो है स्ट्रक्चर सेम मिले, तो हम कहते हैं वो हमारे पास जो है सॉलिड क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा। यानी कि इस तरफ जो सॉलिड जो आपने ब्रेक किया है क्रिस्टल, उसके जो अगर हम मल्टीपल कंपोनेंट में भी उसको ब्रेक कर दें, लाइक हम उसे पीस भी दें, तो उस सूरत में भी हमारे पास जो छोटे छोटे पार्ट्स होंगे उन सब की केमिस्ट्री जो है वो या ज्योमेट्री मिलती जुलती होगी, और जिस पॉइंट से वो टूटेगा वो क्लीवेज प्लेन कहलाता है, इसीलिए उसकी केमिस्ट्री जो होती है वो सेम होती है। लेकिन जो हमारे पास एमॉर्फस सॉलिड है, इसके जो क्लीवेज प्लेन है उसमें मौजूद नहीं होती, उसका कोई फिक्स पॉइंट नहीं होता जहाँ वो ब्रेक करे, तो इसीलिए जब भी आप इसको ब्रेक करेंगे दोनों साइड की जो ज्योमेट्री है वो डिफरेंट आएगी। एनाइसोट्रॉपी क्या है और आइसोट्रॉपी क्या है? एनाइसोट्रॉपी यह है कि अब अगर आप किसी चीज का फिजिकल प्रॉपर्टीज लें डिफरेंट जगह से, मिसाल के तौर पर एक क्रिस्टल आप ले लें कौन सा, ग्रेफाइट का, और ग्रेफाइट को आप टॉप से स्टडी करें और साइड से स्टडी करें, टॉप पर फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट आए, साइड पे फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट आए, तो वो कहलाती है हमारे पास एनाइसोट्रॉपी। और अगर सेम आए तो वो हमारे पास कहलाती है आइसोट्रॉपी। लाइक अगर आप रबर लेते हैं, वो एक हमारे पास जो है वो एमॉर्फस सॉलिड है, रबर को किसी भी डायरेक्शन में आप करंट को फ्लो कराना चाहें, किसी डायरेक्शन में करंट फ्लो नहीं करेगा, तो हम कहेंगे ये सिमिलर बिहेवियर शो कर रहा है, इसमें आइसोट्रॉपी है। लेकिन हम अगर ग्रेफाइट लें जो कि क्रिस्टल है, उसको हम टॉप टू बॉटम अगर करंट क्रॉस करना चाहें या इलेक्ट्रिसिटी को मूव कराना चाहें तो इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेंगे, लेकिन उसको अगर हम पैरेलल यानी साइड से मूव कराना चाहें तो वो इलेक्ट्रॉन मूव कर जाएंगे। तो हम ये कहते हैं कि करंट गुड कंडक्टर वो है पैरेलली, और वर्टिकली वो गुड कंडक्टर नहीं है। तो पोजीशन चेंज होने की वजह से इसका जो है वो फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो गई। तो क्रिस्टल ऐसे सॉलिड्स होते हैं जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज अपने हर पॉइंट की वजह से यानी कि डिफरेंट पॉइंट पर डिफरेंट होती है, तो हम कहते हैं इसमें क्रिस्टलाइन में एनाइसोट्रॉपी पाई जाती है और जो एमॉर्फस है उसमें आइसोट्रॉपी पाई जाती है। सिमेट्री क्या है कि अगर आप किसी भी स्ट्रक्चर को देखें और उसका स्टडी करें और उसको रोटेट करें तो हर पॉइंट पे उसकी ज्योमेट्री रिपीट हो रही हो और सिमेट्री आती हो, हमशक्लियत आना शुरू हो जाए तो सिमेट्री कहलाती है, और अगर पॉइंट रिपीट ना हो तो वो हमारे पास एसिमेट्री कहलाती है। तो NaCl, ग्रेफाइट, डायमंड हमारे पास जो है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड की एग्जांपल है, और हमारे पास ग्लास, प्लास्टिक और रबर जो है वो हमारे पास किसकी एग्जाम्पल है, एमॉर्फस सॉलिड की एग्जाम्पल है। एमॉर्फ का मतलब भी जो होता है हमारे पास, ए का मतलब होता है डिफरेंट और मॉर्फ का मतलब होता है यानी कि शेप, विदाउट शेप। टाइप्स ऑफ क्रिस्टल, 4 टाइप के क्रिस्टल हैं। एटॉमिक क्रिस्टल है, और इसके अलावा आयनिक क्रिस्टल है, कोवेलेंट क्रिस्टल है और मॉलिक्यूलर क्रिस्टल है। सबसे पहले एटॉमिक क्रिस्टल की बात कर लेते हैं। एटॉमिक क्रिस्टल वो क्रिस्टल होते हैं जो एटॉमिक फॉर्म या मेटेलिक जो है मटेरियल से मिलकर बने हों। द क्रिस्टल इन विच एटम आर पैक्ड और हेल्ड टुगेदर बाय मेटेलिक बॉन्ड, हैंस ऑल्सो नॉन एज मेटेलिक क्रिस्टल। एग्जाम्पल के तौर पर हमारे पास जितने भी एटॉमिक क्रिस्टल हैं, सोडियम है, पोटाशियम है या फिर कॉपर है, सारे के सारे जो है, आयरन है, ये सब हमारे पास कौन से क्रिस्टल हैं, ये एटॉमिक क्रिस्टल हैं हमारे पास। ठीक है, एटॉमिक क्रिस्टल का जो हमारे पास प्रॉपर्टीज होती हैं वो हमारे पास किस तरीके होती हैं, लस्टर होते हैं, चमकदार होते हैं, हाई इनका मेल्टिंग पॉइंट होता है, गुड कंडक्टर होता है, पता है आपको मेटल जो है वो गुड कंडक्टर होते हैं, मिलिबिलिटी होती है इनके अंदर, एक मेटल दूसरे के मेटल के अंदर मिक्स हो सकता है। ठीक है, और डक्टाइलिटी यानी कि ये डक्टाइल होते हैं, इनकी आप शेप को तब्दील कर सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, इसके बाद आ गया आयनिक क्रिस्टल। आयोनिक क्रिस्टल क्या है, यानी कि जो क्रिस्टल आयनिक बॉन्ड की वजह से बनता है, यानी कि ऐसे क्रिस्टल जो सॉलिड जिनके अंदर कोवेलेंट आयनिक बॉन्ड मौजूद हो वो आयनिक क्रिस्टल फॉर्म करते हैं। द क्रिस्टल विच कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज आयन
held together by electrostatic force of attraction are called ionic crystal. Example NaCl, कैल्शियम क्लोराइड, कॉपर सल्फेट, ये हमारे पास किसकी एग्जाम्पल है? आयनिक क्रिस्टल की एग्जाम्पल है। आयनिक क्रिस्टल में हमारे पास NaCl अगर हम दिमाग में रख लें तो हम ये देख सकते हैं कि इनकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी। इसका भी हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट इन फ्यूज स्टेट, यानी कि पिघली हुई और मेल्ट हालत में, या फिर हमारे पास जो है वो सॉल्युबल हालत में तो ये गुड कंडक्टर होते हैं, वैसे हमारे पास ये बैड कंडक्टर होते हैं अपनी हालत में। और हमारे पास ये ब्रिटल होते हैं और हार्डनेस इसमें ज़्यादा होती है हमारे पास, जो कि हमारे पास ये आपके पास आयंस दिखा रहे हैं। ये एक आयन है, ये दूसरा आयन है, ये सब आयंस मिलके जो है इन्होंने क्या बनाया हुआ है? एक क्रिस्टल बनाया हुआ है। ये रेड कलर का मान लें सोडियम है, और ये जो हमारे पास ग्रे कलर का है वो हमारे पास क्लोरीन है। तो इस तरह के ये स्ट्रक्चर बनाते हैं हमारे पास। कोवेलेंट क्रिस्टल, तीसरा क्रिस्टल हमारे पास जिसमें कोवेलेंट बॉन्डिंग मौजूद हो, में नॉन मेटल्स कंसिस्ट ऑफ पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल एंड एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट एंड देयर एटम हेल्ड टुगेदर बाय कोवेलेंट बॉन्ड नॉन एज कोवेलेंट क्रिस्टल। हमारे पास दे रिक्वायर्ड लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू ब्रेकअप, इनको एक ज़्यादा अमाउंट की एनर्जी चाहिए होती है। डायमंड और क्रिस्टल ग्रेफाइट हमारे पास, ये सिलिका इसकी एग्जाम्पल है। और इनकी जो हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, इनका भी हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, लो डेंसिटी होती है और हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनका होता है हमारे पास, जो बॉन्ड होते हैं रखते हैं क्रिस्टल। अच्छा, मॉलिक्यूलर क्रिस्टल क्या आते हैं? मॉलिक्यूल के दरमियान इतनी फोर्स आ जाए कि वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए तो मॉलिक्यूलर क्रिस्टल कहलाते हैं। द क्रिस्टल विच consist of molecules held together by a hydrogen bonding or van der Waals forces और कॉल्ड मॉलिक्यूलर क्रिस्टल। लाइक अगर आप पानी को फ्रिज में रख दें तो मॉलिक्यूल, पानी के मॉलिक्यूल आपस में इतने करीब आ जाएंगे कि वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो जो सॉलिड बनेगा वो मॉलिक्यूलर क्रिस्टल होगा, क्योंकि मॉलिक्यूल का एक दूसरे का इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस बढ़ा रहे हैं। इस तरह कार्बन डाइऑक्साइड को जब प्रेशर से, हाई प्रेशर से भरते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, जो क्रिस्टल बनाएंगे वो हमारे पास जो है वो मॉलिक्यूलर क्रिस्टल होगा, क्योंकि मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आए या आयोडीन आपस में करीब आए तो हमारे पास मॉलिक्यूलर क्रिस्टल बनाते हैं। इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, दे हैव फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, बैड कंडक्टर ऑफ करंट होते हैं ये हमारे पास। ठीक है, अब आ जाते हैं हम यूनिट सेल क्या होता है। किसी भी क्रिस्टल को बनाने के लिए हमारे पास एक यूनिट सेल होता है जो बेसिक कैरेक्टर डिफाइन करता है किसी भी क्रिस्टल के। बेसिक उसकी जो इंफॉर्मेशन है वो देता है। मिसाल के तौर पे घर बनाने के लिए आप ब्लॉक्स यूज़ करते हैं, वो ब्लॉक्स पूरे घर को बनाने के जिम्मेदार ठहरते हैं, तो वो हमारे पास ब्लॉक उस सूरत में यूनिट सेल कहलाएगा। तो यूनिट सेल भी क्रिस्टल का जो आप मान लेंगे पहला हिस्सा है, बेसिक यूनिट है, वो हमारे पास कहलाती है यूनिट सेल। ठीक है, एक यूनिट सेल को जिस तरह होता है, एक रूम की तरह आप तस्वुर कर लें कि उसके एक पॉइंट पे आप देखें तो उसकी एक एज ऊपर की तरफ जा रही होती है, जिसे हम बी एज कहते हैं। एक एज जो है वो हमारे पास उसकी विड्थ को डिफाइन करती है, एक उसकी लेंथ को डिफाइन करती है। जो लेंथ को डिफाइन करे वो हमारे पास ए, जो हाइट को डिफाइन करे वो बी, और जो हमारे पास जो विड्थ को डिफाइन कर दे वो सी कहलाती है। ठीक है, ए बी सी से इसको हम डिनोट करते हैं। और इसके तीन एंगल होते हैं। एक ये वाला एंगल है जो कि ए सी और बी के दरमियान है, वो अल्फ़ा। जो ए और बी के दरमियान है वो गामा। और जो हमारे पास सी और ए के दरमियान है वो हमारे पास बीटा कहलाता है। तो तीन चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमारे पास कोई भी क्रिस्टल का यूनिट सेल डिफाइन किया जा सकता है, और इन्हीं की बुनियाद पर मुख्तलिफ डिफरेंट यूनिट सेल बनाए गए हैं। ठीक है, तो द बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट which when repeated in 3 dimensional produce the crystal structure is called यूनिट सेल। वो यूनिट बेसिक स्ट्रक्चर जो कि पूरा क्रिस्टल पे रिपीट होता चला जाए और रिपीट होने के बाद वो एक पूरा क्रिस्टल बना ले, वो हमारे पास यूनिट सेल कहलाता है। बाकी यही इन्फॉर्मेशन ये दे रहा है कि इसकी जो हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक होती है उसकी लेंथ और एजेस जो कि ए बी सी से डोनेट होते हैं, और एंगल्स जो कि हमारे पास अल्फ़ा बीटा और गैमा से हम उसको डोनेट करते हैं। ठीक है, अच्छा, ये दोबारा बता रहा है कि अगर एक क्रिस्टल ऐसा होगा तो ये मुख्तलिफ क्रिस्टल आपस में मिलकर पूरा का पूरा क्रिस्टल बनाने के जिम्मेदार होंगे। एक यूनिट सेल ये मिल गया, एक ये मिल गया, एक ये मिल गया, सारे के सारे जो है हमें अरेंज होना शुरू हो जाए आपस में तो पूरा क्रिस्टल बना देते हैं। अच्छा, अब क्रिस्टल सिस्टम्स हमारे पास कितने टाइप के? 7 टाइप्स के क्रिस्टल सिस्टम है हमारे पास।
ठीक है। इन 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम में हमारे पास एक है क्यूबिक, जिसमें हमारे पास लेंथ और ये है एंगल्स। अगर ए बी सी सेम हो, यानी हाइट विड्थ सेम हो, हाइट विड्थ लेंथ सेम हो, और अल्फा बीटा और गेमा तीनों एंगल्स सेम 90 के हों, लाइक NaCl, तो इसको कहते हैं हम क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम। टेट्रागोनल सिस्टम क्या है, एक एच तब्दील हो जाए, बाकी सेम ऊपर वाला ही रहे, तो हमारे पास वो टेट्रागोनल सिस्टम कहलाता है, जिसको हम कहते हैं बेरियम सल्फेट। इसमें हम एग्जाम्पल बेरियम सल्फेट डॉट 4H2O है, ठीक है। ऑर्थोरोम्बिक, जिसमें तीनों एजिस तब्दील हो जाए। याद इसको इस तरह ही कीजिएगा, लाइन से तो याद रहेंगे ये, यानी कि एंगल सबके ऐसे ही एक जैसे रहेंगे, अल्फा बीटा गेमा इज इक्वल टू 90, और इन तीनों में शुरू के एक जैसा ही रहेगा, ठीक है। और एक एक एज बदलेगी, पहले सी, फिर इसके बाद जो है वो तीनों, पहले में कोई नहीं, सब सेम, दूसरे में एक चेंज, तीसरे में तीनों चेंज हो जाएंगी, ठीक है। यहां तक तो हमारे पास हो गया ऑर्थोनॉमिक। फिर उसके बाद ट्राइगोनल क्या है, ये ABC रिपीट हो जाएगा, सेम हो जाएंगे, लेकिन इनके जो एजिस हैं, वो एंगल जो हैं वो भी यही रहेंगे, बराबर रहेंगे, लेकिन 90 के नहीं रहेंगे। बस याद इस तरह कीजिएगा कि क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, ट्राइगोनल में ए सब पहले में सब सेम है, दूसरे में एक एज चेंज है, दूसरे में तीनों एज चेंज है, फिर उसके बाद ट्राइगोनल में सब सेम है पहले वाले की तरह, लेकिन एंगल 90 का नहीं होता, लाइक सोडियम नाइट्राइड, ठीक है। और इसी तरह हमारे पास हेक्सागोनल सिस्टम है। ये आपको डायरेक्ट दोनों याद करनी, आप सीरीज याद कर सकते हैं यहाँ तक, ट्राइगोनल तक, और फिर एक ट्राइक्लिनिक। ट्राइक्लिनिक कैसे होगा, A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C हो, और अल्फा बीटा, यानी कि ना A B के बराबर हो, ना B C के बराबर हो, ना अल्फा बीटा के बराबर हो, ना बीटा गेमा के बराबर हो, ना तीनों जो है 90 के बराबर हो, तो ये हमारे पास ट्राइक्लिनिक कराता। तो 1 2 3 4 और ये 5वां आखिरी आप एक साथ सीरीज में याद कर सकते हैं। इन दोनों को अलग से आपने याद करना पड़ेगा कि हेक्सागोनल में हमारे पास A इज इक्वल टू इज नॉट इज इक्वल टू A इज इक्वल टू B इज नॉट इज इक्वल टू C, और अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 90, बट गेमा इज इक्वल टू 120, लाइक ग्रेफाइट। और मोनोक्लिनिक हमारे पास A इज नॉट इज इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C, अल्फा एंड गेमा इज इक्वल टू 90 एंड बीटा इज ग्रेटर देन 90। तो सोडियम कार्बोनेट प्लस 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर हमारे पास इसकी एग्जाम्पल होगी। तो ये 7 क्रिस्टल सिस्टम है यूनिट सेल के एतबार से, 1 2 3 4 5 6 7 हमारे पास, ठीक है। अच्छा, अब क्रिस्टल सिस्टम अगर सेम हो दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स में या सब्सटेंस में, तो हम कहते हैं वो आइसो मतलब सेम, मॉर्फ मतलब शक्ल, उनकी शक्ल क्या होगी, सेम होगी। व्हेन टू डिफरेंट सिस्टम हैव द सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर, अगर दो अलग सब्सटेंस का एक ही क्रिस्टल सिस्टम हो, दे सेड टू बी आइसोमॉर्फ, ये हमारे पास क्या कहलाते हैं, आइसोमॉर्फ। और इसका जो फेनोमेना या स्टडी है वो हमारे पास आती है आइसोमॉर्फिज्म, लाइक सोडियम फ्लोराइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड, दोनों का जो हमारे पास जो क्रिस्टल सिस्टम है वो क्यूबिक होता है, तो हम इसे कहते हैं ये आपस में आइसोमॉर्फ है। और कैल्शियम कार्बोनेट और सोडियम नाइट्रेट का ट्राइगोनल होता है, तो हम कहते हैं ये भी आपस में क्या है, आइसोमॉर्फ है, और इनकी स्टडी हमारे पास आइसोमॉर्फिज्म कहलाती है, ठीक है। अच्छा, प्रॉपर्टीज के एतबार से दे हैव डिफरेंट फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज। अगर इन दोनों को देखें तो इनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट हो सकती हैं। दे हैव सेम एम्पेरिकल फार्मूला, इनका एम्पेरिकल फार्मूला सेम होता है, लाइक कैल्शियम में कैल्शियम एक है, सोडियम में यहाँ पे सोडियम में सोडियम एक है, कार्बन में यहाँ पे कार्बन एक है, यहाँ पे नाइट्रोजन एक है, यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है, तो इनकी जो हमारे पास जो एम्पेरिकल फार्मूला है वो सेम होता है। व्हेन देयर सॉल्यूशन आर मिक्स्ड, जब इनके सोल्यूशन मिक्स किया जाए, दे फॉर्म मिक्स क्रिस्टल, ये मिक्स क्रिस्टल बनाते हैं, आपस में मिक्स हो जाते हैं। दे शो प्रॉपर्टीज ऑफ ओवरग्रोथ, और ये ओवरग्रोथ की प्रॉपर्टी रखते हैं। फिर इसके बाद आ गया हमारे पास पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म, मॉर्फ मतलब शक्ल, पॉली का मतलब कई, एक ही सब्सटेंस जो है वो मुख्तलिफ शक्लें रखे, वो हमारे पास कहलाता है पॉलीमॉर्फ। एक से ज्यादा क्रिस्टल सिस्टम में पाया जाए। The substance which can exist in more than one crystalline form is called polymorphism. एग्जाम्पल के तौर पर कैल्शियम कार्बोनेट हमारे पास है, ये कैल्साइड फॉर्म में भी मिलता है, यानी ट्राइगोनल फॉर्म में, और अर्गेनाइट फॉर्म में भी मिलता है, यानी कि ऑर्थोरोम्बिक में। ये दोनों डिफरेंट क्रिस्टल सिस्टम है, तो हम ये दोनों डिफरेंट क्रिस्टल सिस्टम है, इसलिए कहते हैं कि एक ये है और एक ये है, दोनों शक्लों में ये पाया जा रहा है, इसलिए ये पॉलीमॉर्फ कहलाएगा कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, दे हैव सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, इनकी सेम फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। दे हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है। व्हेन देयर सॉल्यूशन आर मिक्स, दे फॉर्म डिफरेंट क्रिस्टल सिस्टम, लेकिन जब ये मिक्स किया जाता है तो डिफरेंट क्रिस्टल बनाते हैं, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है कि अगर
आप किसी भी चीज़ को इतना टेम्परेचर दें कि वो लिक्विड फॉर्म में आ जाए, तब वो मेल्टिंग, उसका जो सॉलिड स्ट्रक्चर है वो लिक्विड फॉर्म में जाना शुरू करता है, वो हमारे पास उसका जो जो टेम्परेचर होता है वो मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। फैक्टर कौन कौन से इन्फ्लुएंस होते हैं? इम्प्योरिटी। अगर किसी चीज़ में आप इम्प्योरिटी ऐड कर दें, मिसाल के तौर पर सोडियम क्लोराइड का 801 डिग्री सेंटीग्रेड है, उसमें आप कैल्शियम क्लोराइड डाल दें, इम्प्योरिटी डाल दें, तो उसका टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगा, क्योंकि उसकी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो हैं वो वीक हो जाएंगी। इस वजह से हमारे पास, हम कहते हैं कि इसका जो हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट है वो कम हो जाएगा, वो 600 तक आ जाता है, यानी कि 201 डिग्री सेंटीग्रेड का फर्क पड़ जाता है तकरीबन। ठीक है। प्रेशर अगर आप बढ़ाते हैं तो दो किस्म की बातें होती हैं। अगर कोई चीज़ प्रेशर पड़ने पे यानी कि मेल्ट होते हुए फैलती है, अपना एक्सपेंड करती है अपने आप को, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। और अगर कोई चीज़ सिकुड़ती है, मेल्ट जो अपने आप को श्रिंक करती है, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगा। ठीक है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है? द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 ग्राम ऑफ सॉलिड इनटू अ लिक्विड। यानी कि अगर किसी उतनी एनर्जी जो कि हमारे पास किसी भी सॉलिड 1 ग्राम सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहलाता है। और 1 ग्राम लिक्विड को अगर वेपर में कन्वर्ट करे, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहलाता है। ठीक है। ये एक डायग्राम देख सकते हैं जिसमें हमें बताता है डिफरेंट फेज में जाने का जो अमल है वो क्या कहलाता है। मिसाल के तौर पे गैस अगर है हमारे पास, ये गैस से हम शुरू करते हैं। गैस अगर हमारे पास डायरेक्ट सॉलिड फॉर्म में जाए तो ये कहलाती है डिपोजिशन। ठीक है। लेकिन अगर सॉलिड लिक्विड फॉर्म में जाए तो ये कहलाता है मेल्टिंग। और लिक्विड अगर वापसी गैस फॉर्म में है तो ये कहलाता है वेपराइजेशन। ठीक है। लेकिन अगर इस प्रोसेस को हम उल्टा कर दें, गैस से हम लिक्विड में आए तो ये कहलाता है कंडेंसेशन। लिक्विड से अगर हम सॉलिड में जाएं तो ये फ्रीजिंग। और अगर सॉलिड से गैस में जाएं तो ये सब्लिमेशन। ठीक है। गैस और प्लाज्मा अगर है, प्लाज्मा एक और स्टेट है जिसमें हम आयोनाइजेशन करते हैं। अगर हम गैस को आयोनाइज फॉर्म में ले जाएं तो ये प्लाज्मा, और प्लाज्मा को वापसी डीआयोनाइज कर दें तो वो गैसियस हालत होती है। ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर तकरीबन ख़त्म हो गया है। इंशाअल्लाह हम दोबारा मिलेंगे कुछ और मज़ीद लेक्चर्स को लेके। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।